नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साहिल बत्रा। मैं राम एम्पायर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आज हम रियल एस्टेट के बारे में बात करेंगे कि स्टार्टिंग में नोएडा से करूँगा कि नोएडा कब, कैसे और कहाँ और किस टाइम पे रियल एस्टेट में आया। तो प्लीज़ वेलकम मिस्टर चिराग जी हमारे साथ है, जो कि रियल एस्टेट में एक मानव नाम, और आज हमने उनको राम एम्पायर पे बुलाया है ताकि हम भी थोड़ा सा चिराग भाई से नॉलेज ले सकें कि रियल एस्टेट में क्या और कैसे हो सकता है। तो प्लीज वेलकम मिस्टर चिराग। हाय चिराग सर, कैसे हाय बत्रा जी, बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। बहुत बढ़िया सर। और आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं सर, सब बढ़िया, बिल्कुल सब कुछ बढ़िया, सब कुछ ठीक रहा सर? जी। ठीक है सर, तो आप अगर आपकी परमिशन हो तो स्टार्ट करें? बिल्कुल सर, स्टार्ट करें आप। ठीक है, तो चिराग भैया आप पहले हमें नोएडा के बारे में बताओ कि नोएडा कब और कैसे कब एस्टेब्लिश्ड हुआ। नोएडा जो है ये हुआ था आपका 1976 में, इसको बसाया गया था। इसको बसा एजेंडा था वो ये था कि दिल्ली के एनसीआर के पास में एक ऐसा शहर बसाया जाए जो कि औद्योगिक और इंडस्ट्रियल, जिसमें सेक्टर पूरा वो बनाया जाए। ठीक है। तो इसको 27 अप्रैल 1976 में इसको बसाने की योजना बनाई गई थी। ठीक है। पूरा नोएडा अपना लीज पे है। ठीक है। 1976 में बसाया गया था। ठीक है। इसको जो नाम दिया गया था वो नाम दिया था नोएडा, जिसका मतलब है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा मेरे को और एक्सप्लेन कीजिए कि ये नोएडा का नाम मतलब नोएडा कैसे पड़ा और क्या क्या कारण था इसके? नोएडा का नाम जो पड़ा था वो इसलिए पड़ा था क्योंकि ओखला से लगता हुआ था, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया से। तो इसको जो नया इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया था वो न्यू ओखला के नाम पे ही बनाया गया था। ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे ओखला इंडस्ट्रियल में ज्यादा भीड़ हो गई थी। ठीक है। फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा चल रही थी, उनको एरिया नहीं मिल रहा था। ठीक है। तो एनसीआर के पास में कोई भी इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र नहीं था। ठीक है। इसलिए नोएडा को बसाया गया था। ठीक है। और चिराग सर, मेरे को जहाँ तक कि जो मेरे को आइडिया है, और मेरे व्यूअर्स और मेरे जो जितने भी जो फॉलोअर्स है वो भी मेरे को मैसेज करते हैं और ये भी कहते हैं कि अगर हम नोएडा में इन्वेस्ट करते हैं तो ये डूब क्षेत्र क्या होता है? आप मेरे को एक बार थोड़ा डूब क्षेत्र के बारे में बताइए। डूब क्षेत्र जो है, जो आपकी कोई भी रिवर हो गई उसके दोनों तरफ जी, जो आपका हजार मीटर का एरिया होता है, ठीक है, वो दोनों तरफ का एरिया वो डूब क्षेत्र वहां से स्टार्ट हो जाता है और वो आपका 7-8 किलोमीटर तक जाता है। डूब क्षेत्र को बोला जाता है बाढ़ ग्रस्त एरिया। मतलब अगर कभी यमुना या कोई भी नदी का पानी का क्षेत्र क्षमता से ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो वहां बाढ़ आने की संभावना रहती है, उसको डूब क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है। तो उस डूब क्षेत्र में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? डूब क्षेत्र में इन्वेस्ट करना बुरा नहीं है। डूब क्षेत्र में आप अपना फार्म हाउस बना सकते हो, कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर सकते हो। अब मतलब इन्वेस्टमेंट के पर्पज से डूब क्षेत्र बुरा नहीं है, लेकिन कुछ डूब क्षेत्र में जैसे रजिस्ट्रीज नहीं है, कुछ म्यूटेशन पे ही बैठे हैं लोग, क्योंकि वो गवर्नमेंट उसको अप्रूव इसलिए नहीं करती। जैसे आपने देखा होगा कि अथॉरिटी का ये सेक्टर है, तो वैसे वो डूब क्षेत्र वाला एरिया अथॉरिटी में नहीं आता, क्योंकि उसके डूबने की संभावना कभी भी, अब जैसे अभी पीछे अभी बारिश आई थी जी, तो यमुना का स्तर बढ़ गया था जी, तो पानी आने के आसार हो गए थे। जैसे आपने देखा होगा 2022 में भी 2022 में भी बाढ़ आई थी। इतना सुना था कि सेक्टर 135 आपका 128 ये सारा पूरा खराब हो गए थे जी। तो इसलिए डूब क्षेत्र में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सही नहीं है, आप शॉर्ट टर्म कर सकते हो। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जी। ठीक है। एंड चिराग भैया, आप मेरे को एक चीज और बताइए कि नोएडा में इन्वेस्ट क्यों और कब किया जाए? नोएडा में ये राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि जैसे हम नोएडा को कंपेयर करते हैं गुड़गांव से इस टाइम पे। हाँ जी। गुड़गांव में महिपालपुर एक एरिया पड़ता है जो कि एयरपोर्ट के पास है। ठीक है। वो एरिया आपको भी पता है आज के टाइम में कितना डेवलप है, बहुत महंगा एरिया है। और एयरपोर्ट की वजह से गुड़गांव में बूम क्या है प्रॉपर्टी का, वो भी आपको पता है। हाँ जी। अब एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। 2025 में उसका फ्लाइट टेस्ट हो चुका है। ठीक है। और 26 तक में उसमें फ्लाइट टेक ऑफ भी कर जाएगी। ठीक तो ये राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का नोएडा में, क्योंकि नोएडा में जो बूम अब चल रहा है जी, वो 2-3 साल और चलेगा। उसके बाद नोएडा भी गुड़गांव ही बन जाएगा। यहाँ फ्लैट लेना एक सपना और दुकान लेना तो एक सपना ही बन जाएगा लोगों के। लेकिन मैंने आपसे पहले भी पूछा था, नोएडा और गुड़गांव में क्या फर्क है इन्वेस्टमेंट के लिए? नोएडा में इस टाइम इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए? क्योंकि नोएडा में अभी जो डेवलपमेंट हो रही है वो गुड़गांव में हो चुकी है। जितना वहां पर बूम आना था वो आ चुका है। ठीक है। वो अब एक टाइम पे होल्ड पे है। ठीक है।
अब वहां पे आप स्टार्टिंग रेंज पकड़ के चलो फ्लैट्स की 5-5.5 करोड़ से नीचे का कोई फ्लैट नहीं कोई है, भी नहीं है, बिल्कुल 15-20 करोड़ से कम का कोई प्लॉट नहीं है, कोई कोठी नहीं है। ठीक है जी, नोएडा जो वहां बूम आना था वो आ चुका है, ठीक है जी, अब वो स्टे पे है। ठीक है। नोएडा में अभी बूम आना आने वाले 15 साल तक। हाँ, एंड सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैंने न्यूज़पेपर में सुना था वहां पे कमलियास में जी सर हाँ, 4 BHK मतलब कि 200 करोड़ 100 करोड़ 140-150 ऐसे जा रहे हैं सर, मतलब फ्लैट्स का हाल और बाहर निकलते ही रोड्स हो रही है सर। हाँ वही तो ना, मतलब वो इतना- वाली इतना जो boom डेवलप कैसे? वहां होना था वो हो चुका है। जी, अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से आपको आना है तो जी। नोएडा इज अ बेस्ट। आने वाले 15 साल तक यहाँ पर प्रॉपर्टी में बूम आना है, बूम आएगा, ठीक है, चाहे वो कमर्शियल हो या वो रेजिडेंशियल हो ठीक या वो है। रिटेल सेक्टर हो। लेकिन इस टाइम पे सबसे ज्यादा आपको जो इन्वेस्ट करना चाहिए वो रिटेल सेक्टर में जाना चाहिए, रिटेल सेक्टर में, ठीक क्योंकि है, रिटेल सेक्टर में नोएडा इस टाइम पे टॉप पे चल रहा है आपका। ठीक है जी। जी तो आप मेरे को एक चीज और बताइए चिराग सर, जैसे रिटेल और कमर्शियल, जी। थोड़ा सा मेरे को रियल एस्टेट के बारे में थोड़ा सा मेरे को नॉलेज दीजिए रियल कि स्टेट कैसे में कैसे होता है। जी मैं बता रहा हूँ, रियल स्टेट में ना आपके जो मेन है वो 2 सेक्टर है, कमर्शियल और रेजिडेंशियल। ठीक है, कमर्शियल में जो आपका आता है रिटेल शॉप्स, ऑफिस स्पेसेस, स्टूडियो अपार्टमेंट, मतलब ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी, ऐसी कोई भी आपकी एसेट जिससे आपको रेंट आ रहा हो। काफी व्यूअर्स ने और मेरे को काफी मेरे फॉलोअर्स ने भी मेरे को मैसेज भी किया, पिन भी जी। किया, उन्होंने मेरे को पर्सनल मैसेज भी डाले कि साहिल जी आज के टाइम पे, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया एक तरह का जी। कि आज के टाइम पे नोएडा में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कमर्शियल में करें या रेजिडेंस में करें। कमर्शियल में अलग इन्वेस्टमेंट है, जी। रेजिडेंशियल में अलग है। जो आपको कमर्शियल में जल्दी एप्रिसिएशन, रेंट एप्रिसिएशन जो ठीक आपको है। कमर्शियल में मिल सकता है वो आपको रेजिडेंशियल में थोड़ा मिलेगा, इसके बारे लेकिन वो में थोड़ा टाइम लेगा। प्लीज मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसके बारे में ना थोड़ा सा विचार, थोड़ा विस्तार से बताइए कि मतलब कैसे कैसे, थोड़ा परसेंटेज अगर मेरे को जी। थोड़ा बता देंगे तो मतलब मेरे व्यूज के लिए अच्छा हो अगर जाएगा। कमर्शियल की मैं बात करूं तो रेंट एप्रिसिएशन तो दोनों में सेम है, ठीक है, हर 3 साल में आपका 15% का रेंट एप्रिसिएशन आता है, ठीक ये है, एज पर द मार्केट। ठीक है, रेंट की तो जो बात है ये रहेगी। ठीक है।